नमस्कार, करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सीलबंद लिफाफा प्रथा पर खफा सुप्रीम कोर्ट, बताई पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी की प्रक्रिया, एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का दिया आदेश। आंध्र प्रदेश में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की हुई खोज, सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने दिया काम को अंजाम। चीन है इसका सबसे बड़ा उत्पादक। जल्द ही लॉन्च हो सकती है दी लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज योजना। सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाना है मकसद। कुछ देशों की आधिकारिक भाषा में प्रशिक्षण देने की है योजना। बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 जारी। देश में बाघों की संख्या 3000 के पार। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने की उम्मीद। और ग्राम पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई आयोजित। 13 पुरस्कार जीतकर तेलंगाना शीर्ष पर। 2.5 लाख पंचायतों ने कराया था पंजीकरण। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईआई यानी पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी सिद्धांत का हवाला देते हुए अदालतों में इस्तेमाल होने वाले सील्ड कवर अप्रोच की आलोचना की है। बीते दिनों मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन मामले के मद्देनजर शीर्ष कोर्ट ने ऐसा किया। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त सीलबंद कवर दस्तावेजों को स्वीकार कर प्रसारण प्रतिबंध को बरकरार रखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटाते हुए सील्ड कवर अप्रोच के विकल्प के रूप में कम प्रतिबंधात्मक उपाय पीआईआई के प्रयोग करने और इससे संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित करने की बात कही। पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी सिद्धांत राज्य को सार्वजनिक रिकॉर्ड से सामग्री वापस लेने की अनुमति देता है अगर ये सार्वजनिक हित को चोट पहुंचाता हो। कहने का मतलब है कि इन संबंधित दस्तावेजों को मामले के प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पीआईआई प्रक्रिया के तहत न्यायालय एक एमिकस क्यूरी नियुक्त करेगा। इसका अर्थ हुआ अदालत का मित्र। एमिकस क्यूरी पीआईआई दावों में शामिल पक्षों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस को अधिकार होगा कि वो गुप्त रखे जाने वाली सामग्री के बारे में जान सके। साथ ही उसे कार्यवाही से पहले आवेदक और उसके वकील के साथ बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी ताकि उनके मामले को वो जान सके। पीआईआई प्रक्रिया शुरू होने के बाद एमिकस क्यूरी आवेदक या उनके वकील के साथ बातचीत नहीं करेगा, बल्कि एमिकस अपनी क्षमता के अनुसार आवेदक के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ सामग्री का खुलासा या चर्चा नहीं करने की शपथ से बाध्य होगा। आपको बता दें कि सील्ड कवर अप्रोच का मतलब सीलबंद लिफाफों में जानकारी मांगने या स्वीकार करने वाली अदालतों की प्रथा से है। इसमें जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, ये केवल न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध होती है। गौरतलब है कि भारत में इससे जुड़ा कोई अलग कानून मौजूद नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट नियमों के अंतर्गत नियम 7 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 के तहत अदालत के पास सीलबंद कवर की मांग करने की शक्ति है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित दलितों के अनुसूचित जाति आरक्षण मामले पर सुनवाई की। मामला है कि इन व्यक्तियों को धर्म परिवर्तित करने पर आरक्षण का लाभ मिलेगा अथवा नहीं। इसके लिए अदालत ने पूछा है कि क्या जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट के डेटा का उपयोग संबंधित मामले के संवैधानिक पक्ष के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। इसके जरिए अदालत संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 के आधारों और इसकी प्रासंगिकता की जांच करना चाहती है। हालांकि केंद्र सरकार ने मुद्दे के निर्धारण हेतु इस रिपोर्ट को आधार बनाने और इसके प्रयोग का विरोध किया था। साथ ही केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया था। आयोग को हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रभाव पर विचार करने को कहा गया। साथ ही अनुसूचित जातियों या दलितों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना था। गौरतलब है कि सेवानिवृत्त सीजीआई रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने साल 2004 में
एक आयोग का गठन किया था। आयोग को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की रीतियों के संदर्भ में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 से संबंधित दायर याचिकाओं के संबंध में सिफारिशें देनी थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को साल 2007 में सौंपी। आयोग ने अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग करने की सिफारिश की। साथ ही अनुसूचित जनजाति की तरह धर्म तटस्थ बनाने की बात कही। हालांकि तत्कालीन सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 निजी संस्थाओं को खादी चिन्ह का उपयोग न करने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। साथ ही प्रतिवादियों द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित किसी भी सोशल मीडिया पेज पर खादी चिन्ह के उपयोग करने पर रोक लगा दी। अदालत ने यह आदेश केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर करने वाली याचिका पर दिया है। दरअसल साल 2019 में केवीआईसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें केवीआईसी ने 2 निजी कंपनियां खादी डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन पर आरोप लगाया था कि इन कंपनियों ने खादी शब्द का प्रयोग किया है। इससे केवीआईसी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन हुआ है। गौरतलब है कि केवीआईसी केंद्र सरकार का एक निकाय है। इसकी स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने, उसे बढ़ावा देने और उन्हें लागू करने का काम करता है। आपको बता दें कि कपड़ा उत्पादों के लिए खादी चिन्ह का उपयोग करने के अधिकार के लिए किसी व्यक्ति या संगठन का खादी ट्रेडमार्क के अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में सूचीबद्ध होना जरूरी है। इसके लिए संस्था या व्यक्ति को खादी संस्थान पंजीकरण और प्रमाणन सेवा से मान्यता प्राप्त करनी होती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की खोज की है। इस काम को सीएसआईआर के एनजीआरआई यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है। ये खोज सीएसआईआर यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा वित्त पोषित अध्ययन का हिस्सा थी। ये खोज शैलो सब सरफेस इमेजिंग ऑफ इंडिया फॉर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन नामक एक परियोजना के तहत की गई है। एनजीआरआई के मुताबिक खोज में संपूर्ण चट्टान विश्लेषण के दौरान दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हुई है। जानकारों का कहना है कि ये अपने आप में बेहद खास है। दुनिया भर में इन तत्वों की मांग काफी अधिक है, जबकि इनकी आपूर्ति सीमित है। इस समय चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इतना ही नहीं, चीन वैश्विक उत्पादन के करीब 80% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। गौरतलब है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 तत्वों का एक समूह है। इसमें लैंथनम, सेरियम, नियोडीमियम, जिरकोनियम और स्कैंडियम आदि शामिल हैं। चुंबकीय, ऑप्टिकल और उत्प्रेरक गुणों के कारण इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, जेट विमान आदि में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक, अनुप्रयोग इमेजिंग, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद इसरो की मिशन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग के माध्यम से भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस नीति में अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संगठनों जैसे इसरो, एनएसआईएल यानी न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड और इनस्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है। एनएसआईएल द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित रणनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा, जो मांग संचालित मोड में कार्य करेगा। इसरो द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए किसी परिचालन और उत्पादन पर रोक लगाई गई है। अब इसरो को नई तकनीकों, नई प्रणालियों और अनुसंधान और विकास पर फोकस करने के लिए कहा गया है। इसरो के मिशनों के परिचालन की जिम्मेदारी न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड को दी गई है। इसके अलावा ये इनस्पेस, इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच इंटरफेस का कार्य करेगा। ये नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने पर भी बल देती है। इसमें निजी क्षेत्र को एंड टू एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति का प्रावधान है, जिसमें उपग्रह, रॉकेट और लॉन्च वाहन, डेटा संग्रह और प्रसार शामिल है। जानकारों के मुताबिक इससे निजी क्षेत्र के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे और इससे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। आपको बता दें, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मकसद विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इसका मुख्यालय
बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह और उसके उपग्रहों पर जीवन का पता लगाने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का नाम जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर रखा गया है। यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के फ्रेंच गुयाना स्थित स्पेसपोर्ट से एरियन 5 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया। यह मिशन 2031 तक बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा और बृहस्पति ग्रह व उसके 3 उपग्रह गनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का गहन अध्ययन करेगा। दरअसल इन 3 उपग्रहों पर विशाल बर्फीली परतें हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बर्फीली परतों के नीचे पानी के विशाल महासागर हो सकते हैं। अगर इस मिशन द्वारा उन उपग्रहों पर जलीय स्रोतों के होने की पुष्टि हो जाती है तो इन पर जीवन संभव हो सकता है। ये मिशन रिमोट सेंसिंग, भूभौतिकीय और C2 उपकरणों का प्रयोग करके बृहस्पति और उसके 3 उपग्रहों का विस्तृत अध्ययन करेगा और चंद्रमा की सतहों के विस्तृत नक्शे बनाकर इन जल निकायों की जांच करने में मदद करेगा। इससे वैज्ञानिक पहली बार बर्फीली सतहों के नीचे देखने में सक्षम हो पाएंगे। मिशन का एक अन्य प्राथमिक लक्ष्य बृहस्पति की उत्पत्ति, इतिहास और विकास को समझने की कोशिश करना है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब तक ये मिशन बृहस्पति पर पहुंचेगा तब तक नासा द्वारा भेजा गया एक अन्य अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर इस ग्रह की परिक्रमा कर रहा होगा। बता दें कि यूरोपा क्लिपर अक्टूबर 2023 में लॉन्च होने वाला है। ये वर्ष 2030 तक बृहस्पति पर पहुंचेगा। इसका लक्ष्य बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा का अध्ययन करना है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में अब तक सिर्फ 2 अंतरिक्ष यानों ने बृहस्पति का अध्ययन किया है। पहला है गैलीलियो प्रोब। इस अंतरिक्ष यान ने वर्ष 1995 से 2003 तक इस ग्रह की परिक्रमा की और दूसरा है जूनो, जो कि 2016 से इस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। हाल ही में वैश्विक संप्रभु ऋण से जुड़ी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट डेट रिलीफ फॉर अ ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी प्रोजेक्ट पर आधारित है। ये प्रोजेक्ट बोस्टन यूनिवर्सिटी ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर HBS और लंदन के सोआस यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस के बीच एक समझौते के तहत काम करता है। इसका दावा है कि साल 2008 से लेकर 2021 के बीच EDME यानी इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का संप्रभु ऋण बढ़कर $1.4 ट्रिलियन से $3.9 ट्रिलियन हो गया है। कोविड आपदा और रूस यूक्रेन युद्ध को इसका कारण बताया गया है। इसके अलावा जलवायु का नकारात्मक प्रभाव और अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष EDME की मुद्रा का मूल्यह्रास भी इसकी वजह है। इसके चलते इन देशों का आर्थिक विकास कम हुआ है। नतीजतन इनके संप्रभु ऋण में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित देश भारी ऋण संकट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया कॉमन फ्रेमवर्क पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये सभी लेनदारों को एक मंच पर लाने और विकास एवं जलवायु लक्ष्यों के साथ ऋण राहत को जोड़ने में विफल रहा है। कॉमन फ्रेमवर्क को G20 देशों द्वारा नवंबर 2020 में बनाया गया था। इसका मकसद दिवाला या तरलता समस्याओं का सामना कर रहे देनदारों को राहत प्रदान करना था। रिपोर्ट में कॉमन फ्रेमवर्क में सुधार के लिए 3 स्तंभों की बात कही गई है। पहले स्तर पर सार्वजनिक लेनदारों को शामिल किया गया है, जो संकटग्रस्त देश को ऋण से निपटने के लिए ऋण में महत्वपूर्ण कटौती की बात करते हैं, साथ ही जलवायु लक्ष्यों को साधने के उपाय बताते हैं। दूसरे स्तंभ में निजी और वाणिज्यिक लेनदार आते हैं। इसमें निजी क्षेत्र के ऋण को सार्वजनिक लेनदारों के बराबर कटौती प्रदान का प्रावधान है, जबकि निजी लेनदारों के शेष ऋण के लिए सरकार द्वारा नए बॉन्ड जारी करने की बात कही गई है। अंतिम स्तंभ भारत जैसे देशों के लिए है, जो ऋण संकट के जोखिम में नहीं है। क्योंकि पूंजी की लागत इन देशों में अधिक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इन देशों की ऋण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज नामक एक विशेष परियोजना की परिकल्पना की है। इसका मकसद उन देशों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाना है जिनके साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ये परियोजना म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में बोले जाने वाली भाषाओं में विशेषज्ञों का एक पूल तैयार करेगी। इसमें प्रत्येक देश की आधिकारिक भाषाओं में 5 से 10 लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है। अभी तक ICCR 10 भाषाओं पर कार्य कर चुका है। इन भाषाओं में कजाक, उज्बेक, भूटानी, तिब्बत में बोले जाने वाली भाषा घोटी और बर्मी शामिल है। इसके अलावा कंबोडिया में बोले जाने वाली भाषा खमेर, थाई सिंगली, इंडोनेशिया और मलेशिया में बोले जाने वाली भाषा बहासा है।
वर्तमान में कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों में इन भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध है, लेकिन कुछ ही संस्थान आईसीसीआर सूची में शामिल भाषाओं में से किसी को पढ़ाते हैं। वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन एसएफएल यानी विदेशी भाषा स्कूल सिंगली पढ़ाता है। जानकारों का कहना है कि ये परियोजना भारत की विदेश नीति और सांस्कृतिक संबंधों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इससे इन देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। साथ ही इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि आईसीसीआर विदेश मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। यह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना साल 1950 में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। आईसीसीआर को 2015 से विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीते दिनों प्रोजेक्ट टाइगर की लॉन्चिंग के 50 साल पूरे हुए। इस उपलक्ष्य पर कर्नाटक के मैसूरू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शिरकत की। यहाँ उन्होंने बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश में बाघों की संख्या 6.4% से बढ़कर 3,167 हो गई है। साल 2018 में इनकी संख्या 2,967 थी। इसी के साथ भारत अकेले विश्व के 75% बाघों की आबादी वाला देश बन गया है। हालांकि रिपोर्ट में राज्यवार बाघ गणना का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश को एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के दौरान आईबीसीए यानी इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की भी शुरुआत की गई। आईबीसीए के तहत दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश शामिल होंगे। गौरतलब है कि 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल है। आपको बता दें कि बाघों की घटती आबादी के मद्देनजर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत साल 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। ये कार्यक्रम ऐसे समय में शुरू किया गया जब भारत में बाघों की आबादी तेजी से घट रही थी। प्रोजेक्ट टाइगर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। शुरुआत में असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों के 9 बाघ अभयारण्यों को शामिल किया गया। मौजूदा वक्त में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। साल 2006 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर का पुनर्गठन करते हुए एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने SEEI यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट जारी की। इस सूचकांक को अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऊर्जा दक्षता प्रगति का आकलन शामिल है। इसमें राज्यों को उनके प्रयासों और उपलब्धियों के आधार पर 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये कैटेगरीज हैं फ्रंट रनर, अचीवर, अटेंडर और एस्पिरेंट। SEE सूचकांक के मुताबिक 60 से अधिक अंक प्राप्त कर 5 राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब 50 से 60 के बीच अंक प्राप्त कर अचीवर की श्रेणी में हैं। सूचकांक का दावा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पिछले सूचकांक की तुलना में सबसे अधिक सुधार किया है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ अपने अपने राज्य समूहों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। सूचकांक में राज्यों की ऊर्जा दक्षता में परिवर्तन करने के लिए अनुशंसाओं की रूपरेखा शामिल है। इसका मकसद SDG और NDC के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों को वित्तीय सहायता, संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेशों में संस्थागत क्षमता विकसित करना है। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा सेवा कंपनियों और ऊर्जा पेशेवरों में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। जानकारों का कहना है, चूंकि भारत NDC लक्ष्यों को प्राप्त करने और 2070 तक नेट जीरो अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है, लिहाजा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग, विवेकपूर्ण संसाधन आवंटन, नीति निर्धारण और प्रगति निगरानी आवश्यक है। ऐसे में SEEI राज्यों और भारत के ऊर्जा फुटप्रिंट के प्रबंधन और कार्यक्रमों के संचालन की प्रगति की निगरानी का काम करता है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों की अलग अलग श्रेणी में देश की ग्राम पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धा आयोजित की।
इसमें शामिल होने के लिए लगभग 2.5 लाख पंचायतों ने पंजीकरण कराया था। इस प्रतिस्पर्धा में विभिन्न श्रेणियों में 13 पुरस्कार जीतकर तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। इसमें ओडिशा 8 पुरस्कार जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं महाराष्ट्र और केरल ने 5-5 पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि सबसे अधिक पंचायतों वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने मात्र 2 पुरस्कार जीते। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर है। जम्मू कश्मीर ने इस प्रतिस्पर्धा में 3 पुरस्कार हासिल किए। गौरतलब है कि पंजीकृत कराई गई सभी पंचायतों में से मात्र 27 को ही दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए चुना गया। वहीं 9 पंचायतें नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जीतने में सफल रही। इसके अलावा विशेष श्रेणी में 3 ग्राम पंचायतों को ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और 3 ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसका मकसद सतत विकास लक्ष्यों के प्रति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को प्रेरित करना है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर 2 श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं। इनमें पहली श्रेणी में व्यक्तिगत विषयवार प्रदर्शन के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया जाता है, तो वहीं सभी विषयों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया जाता है। पहले ये पुरस्कार 17 सतत विकास लक्ष्यों के लिए दिए जाते थे, वहीं अब इन्हें 9 लक्ष्यों में एकीकृत कर दिया गया है। इनमें गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, पर्याप्त जल वाली पंचायत, बुनियादी संरचना वाली पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत शामिल हैं। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, रंगनाथ मिश्रा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का संबंध ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित दलितों के अनुसूचित जाति आरक्षण से है। और दूसरा कथन, आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2007 में दी थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, केवीआईसी केंद्र सरकार का एक निकाय है। 2, इसकी स्थापना वर्ष 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। और 3, ये देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योग के विकास हेतु कार्यक्रम का निर्धारण करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 एवं 3, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 1 एवं 2 या फिर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। और 2, दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 तत्वों का एक समूह है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। 2, इसका उद्देश्य बृहस्पति और उसके उपग्रहों पर जीवन का पता लगाना है। और 3, इसके वर्ष 2031 तक बृहस्पति ग्रह पर पहुंचने की उम्मीद है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 2, सी 1, 2 एवं 3 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला और अंतिम प्रश्न, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये विदेश मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। और दूसरा कथन, इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.drishtiis.com। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी और पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। ये गांव भारत और चीन की सीमा पर स्थित है।
कुछ दिन पहले चीन ने भारत चीन सीमा पर स्थित 11 गांवों का स्टैंडर्डाइज्ड ज्योग्राफिकल नेम्स के आधार पर नाम परिवर्तित किया था। इसी के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँवों की पहचान की गई है, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से लगे हुए हैं। इसके तहत चयनित गांवों को 12मासी सड़कों, पीने योग्य पानी, 24/7 बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल और उन्नत आजीविका विकल्पों से जोड़ा जाएगा। हाल ही में भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच 13 अप्रैल 2023 से एक्सरसाइज कोप इंडिया का आयोजन कलाई कुंडा में किया जा रहा है। इस अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना के F-15 लड़ाकू विमान और B-1B बॉम्बर्स हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में Su-30 MKI, राफेल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल होंगे। ये अभ्यास 24 अप्रैल 2023 तक चलेगा। हाल ही में नासा ने टेम्पो यानी ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट अंतरिक्ष में भेजा है। ये इंस्ट्रूमेंट पूरे उत्तरी अमेरिका में प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी करने का कार्य करेगा। साथ ही ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवलोकन करेगा, जिसमें ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड का स्तर शामिल है। ये कई वर्ग मील के रेजोल्यूशन के साथ दिन के दौरान प्रति घंटा हवा की गुणवत्ता को मापने में सक्षम है। ये भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक से लेकर जंगल की आग और ज्वालामुखियों से होने वाले प्रदूषण तक हर चीज पर नजर रखने में सक्षम है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में अनाथों की देखभाल के लिए सुखाश्रय राज्य के बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता अधिनियम 2023 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत अनाथ और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति राज्य के बच्चे बनेंगे। राज्य सरकार 18 से 27 वर्ष की आयु के अनाथों को वित्तीय और संस्थागत लाभ प्रदान करेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बच्चों और वयस्कों को समाज की मुख्य धारा का सक्रिय सदस्य बनने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। हाल ही में IRRI यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का कहना है कि इनका ये दौरा बीते दिनों हैदराबाद में आयोजित IRRI साउथ एशिया हब का अनुवर्ती है। इस हब में नवोन्मेषी जीनोमिक दृष्टिकोण के माध्यम से चावल में उभरती बीमारियों और कीट की समस्या से निपटने हेतु एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 19.37 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसका नेतृत्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और IRRI फिलीपींस द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन भारत के खिलाफ मामले दर्ज किए। ये मामला FEMA यानी फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये केस विदेशी फंडिंग में अनियमितताओं के चलते दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि फेमा को साल 1999 में फेरा को प्रतिस्थापित करके लाया गया था। इसका मकसद विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना है, साथ ही भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा देना है। बीते दिनों सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से मल्टी डोमेन अभ्यास आयोजित किया। ये अभ्यास पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के मद्देनजर आयोजित हुआ। इसका मकसद निर्दिष्ट क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों को नियोजित करने वाले विशेष बलों की रणनीतिक एयरलिफ्ट के लिए संयुक्त योजनाओं को मान्यता प्रदान करना है, जिससे चल रहे अभियानों को गति दी जा सके। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ओरियन नामक अभ्यास में भाग लेने फ्रांस के लिए रवाना हो गई है। ये अभ्यास फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के वायुसेना बेस स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। ये अभ्यास 17 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक चलेगा। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों के लिए ये पहला विदेशी अभ्यास होगा। इस अभ्यास में भारत और फ्रांस के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेना भाग लेंगी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।